वेलकम टू हैशटैग स्टडी एजुकेशन। जनरल स्टडी के अंदर आज भारत का भूगोल जो कि घटना चक्र से है, इसका रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको विदित है कि जो ज्योग्राफी की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, या यूँ कहें कि एक लंबे समय तक जो रिटेन रह सकता है, वह बिना मैप की हेल्प के पढ़ना काफ़ी हद तक निरर्थक साबित होता है। और यदि आप ज्योग्राफी की स्टडी मैप के सहारे से करते हैं तो बहुत सारे जो जियोग्राफिकल फैक्ट हैं वो लंबे समय तक माइंड में रिटेन रह जाते हैं। लेकिन यह एक रिवीजन श्रृंखला है जो कि एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में करने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। तो इसमें किसी तरह के मैप की हेल्प नहीं ली गई है और जो भी क्वेश्चंस मैप से रिलेटेड हैं उनको स्किप करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के बारे में सही कथन है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी जो एंटायर जो क्षेत्रफल है इंडिया का, वह विश्व के परिदृश्य में 2.4% है। आगे देखते हैं, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का जो उपयोग है वह भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व के परिदृश्य में भारत का स्थान है वो 7वां है। आगे है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु जो इसकी जनसंख्या है एज पर डेटा ऑफ 2011 यानी 2011 के अनुसार यह है 17.5%। आगे देखते हैं, भारत में गाँवों की संख्या, यह भी 2011 के अनुसार आंकड़ा है, जिसमें 6,40,930 गाँव थे। आगे देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार, भारत विस्तृत है, तो यह 8,4 उत्तर से 37,6 उत्तरीय अक्षांश तथा 68,7 पूर्वी देशांतर से 97,25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आगे है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो यह है कर्क रेखा। सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वह रेखा गुजरेगी तो ये राजस्थान से होकर गुजरेगी। जिस जिले से 70 अक्षांश पूर्वी देशांतर, ये जो 70 पूर्वी देशांतर है अंश, ये रेखा गुजरेगी, यह है जैसलमेर। आगे देखते हैं, भारत एवं कर्क रेखा, तो इसे देखते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर भारत में गुजरती है। इसका आंसर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कुल मिलाकर के ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा भारत को क्रॉस करती है, यानी भारत से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा है, तो इसका आंसर है गांधीनगर। आगे है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है, तो इसका आंसर है कोलकाता। भारत को दो लगभग बराबर भाग में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है वह है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, यानी कर्क रेखा। आगे देखते हैं, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यह है मणिपुर। आगे देखते हैं, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा जो कि 82.5 अंश है, ये गुजरती कहाँ से है, ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वह 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह ग्रीनविच मीन टाइम यानी जो जीएमटी है उससे कितना डिफरेंस है, इसमें प्लस, यानी कि 5.5 घंटे प्लस का इसमें डिफरेंस है। आगे देखते हैं, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे हैं तो जो गुजरात है, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, तो यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे होंगे तो उसी समय पर गुजरात में सुबह के 7 बजे होंगे। आगे देखते हैं, भारत का जो दक्षिणतम यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यह बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है। और आगे है, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो क्रमशः यानी जो सबसे ईस्ट में है वह है अरुणाचल प्रदेश और जो सबसे वेस्ट में है यह है गुजरात। भारत का सुदूर जो पश्चिमी का बिंदु है यानी वेस्ट साइड का जो बिंदु है वह है 68.7 पूर्वी, जो कि गुजरात में है। आगे देखते हैं, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा है। आगे है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो यह है मणिपुर। आगे है, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं,
तो ये क्रमशः हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे देखते हैं सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती, तो यह मेघालय की सीमा नहीं मिलती। अगला देखते हैं यह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, यह अरुणाचल प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार से लगी हुई जो सीमा नहीं है तो यह असम की नहीं है। आगे है पाकिस्तान से जो सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं वह हैं पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? यह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे है भारत के साथ सबसे जो लंबी स्थल सीमा है वह बांग्लादेश की है, यानी 4096 किलोमीटर है। आगे देखते हैं असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला जो भारतीय राज्य है यह है नागालैंड। आगे है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है, यह सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, यानी रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को डिसाइड करती है। जो डुरंड लाइन है यह किसके बीच में है? यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा एक उदाहरण है, यह परवर्ती सीमा का उदाहरण है। आगे देखते हैं भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली जो रेखा है तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। आगे है भारत और श्रीलंका, यानी भारत श्रीलंका से अलग होता है तो यह पाक जलनम्बू मध्य द्वारा अलग होता है, यानी पाक जल संधि है जिससे भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। आगे देखते हैं नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला जो भारतीय राज्य है वह है सिक्किम। आगे है तीन तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, यानी जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है वह भारतीय राज्य त्रिपुरा है। आगे देखते हैं भारत का प्राकृतिक जो प्रदेश है, यानी भौतिक विभाजन के अंदर उसका रिवीजन करते हैं। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिले हैं कि भूतकाल में जो भारतीय स्थल पिंड है वह किस डायरेक्शन की ओर सरका है, तो वह उत्तर की ओर सरका है। आगे देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था, तो यह किसका हिस्सा था? यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो यह किस क्षेत्र में है? यह है तराई क्षेत्र में। आगे है यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक जो पॉसिबल इफेक्ट होता, यानी जो जियोग्राफिकल इफेक्ट होता वो क्या होता? तो इसका आंसर है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का जो प्रतिरूप है वो वर्तमान प्रतिरूप से, यानी जो वर्तमान पैटर्न है मानसून का, वो बिल्कुल अलग होता इससे। आगे देखते हैं भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर है रचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। आगे देखते हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है, ये किससे हुआ है? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ सुमेलन से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं दक्कन ट्रैप, यह है क्रिटेशियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट यह उत्तर नूतन है। अरावली प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है और नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन से संबंधित है, यानी ये इनोवेट एक जो नवीनतम श्रेणी है एक तरह की। आगे देखते हैं केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है और FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत घोषित किया गया है। आगे देखते हैं कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं सतत वाहिनी हैं और इसका कारण क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये जो कथन और कारण इंडिविजुअली तो सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आगे देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं और जो हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से हुआ है, तो यहाँ पर जो कारण है वो कथन को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। आगे देखते हैं हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है तो यह है बृहद हिमालय की श्रेणी। आगे है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर कहा जाता है। आगे है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो यानी पर्वत पदीय प्रदेश है, यह है शिवालिक हिमालय। आगे है शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हैं, तो यह हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है यह सेनोजोइक युग में हुआ है, यानी जिसको प्लायोसीन एज कहते हैं, उस इरा के अंदर
शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वह कितनी है। यह है 850 से 1200 मीटर के मध्य। आगे देखते हैं शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? गिरपद की स्थिति का उदाहरण है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है। तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं हिमालय के तरुण बलित यानी नवीन मोड़दार जो पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो यह साक्ष्य हैं गहरे खंड, यू घुमाव वाली जो नदी मार्ग हैं और समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल वाली जो प्रवणता है। अगला क्वेश्चन ये मैप से संबंधित है, इसे स्किप करते हैं। आगे देखते हैं लघु हिमालय स्थित है, तो यह शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो सही क्रम है वह है शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय। आगे देखते हैं सबसे जो नवीन पर्वत श्रेणी है यह शिवालिक श्रेणी है। दक्षिण भारत में नवीनतम जो चट्टान प्रणाली है यह गोंडवाना शैल का हिस्सा है। आगे है उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती हुई सही क्रम है। तो ये इन आकृतियों का जो सही क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर, यह है धौलाधर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम की श्रेणी। आगे देखते हैं हिमालय में उत्तर दिशा की ओर जो क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका क्रम कैसा है। पहले आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उसके आगे है जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके ऊपर है लद्दाख पर्वत श्रेणी और इसके आगे है काराकोरम पर्वत श्रेणी। आगे देखते हैं हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर जो पर्वत शिखरों का सही क्रम है वह क्या है। तो सबसे पूर्व में है कंचनजंगा, उसके बाद है एवरेस्ट, उसके बाद है अन्नपूर्णा और उसके बाद है धौलागिरी। आगे देखते हैं पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का जो ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो यह कैसा होता है, यह कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। यानी हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें ऊंचाई तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ और दूसरे कौन से कारण हैं जिनसे परिवर्तन आता है वहाँ की वेजिटेशन में। तो ये कारण है तापमान में गिरावट और वर्षा में बदलाव, और इसके साथ ही मिट्टी का जो अनफर्टाइल होना इसका एक कारण है, जिससे वहाँ की जो वनस्पति है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है दूसरी जगह से। आगे देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे जो नवीन पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है, वह है पटकाई श्रेणियाँ। आगे देखते हैं नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, तो ये त्रिपुरा है। पीर पंजाल जो श्रेणी है कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू घाटी यानी कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी कहाँ पर है, बरहाद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं अक्साई चीन किसका हिस्सा है, तो अक्साई चीन लद्दाख पठार का हिस्सा है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख जो संसाधन है, यानी कि यहाँ सबसे जो प्रमुख रिसोर्सेस है वह नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, वो है वहाँ के फॉरेस्ट यानी वन वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस हैं। आगे है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8850 मीटर 8848 मीटर है। आगे देखते हैं हिमालय किसका पर्यायवाची है, यह मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। फ्रेंड्स, आज के रिवीजन में इतना ही। इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।